We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. The marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. Kashmir has never been an integral part of India. However aggressively and however often you want to ask me that, even the Indian government has accepted in the UN that it's not an integral part of India. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन अदीबुज़्ज़मान सफ़ी साहब, जो पाकिस्तान नेवी से एज अ रिटायर्ड ऑफिसर है, एज अ सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर हैं। आज हम एक बहुत अहम मसले की तरफ बात करेंगे जिसके ऊपर पूरी कौम को इस वक्त जो है मुत्तहद होना ज़रूरी है। जी हाँ, 2019 की अगस्त की 5 तारीख को जो मोदी की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था 370 और 85A को जो उन्होंने रिपील किया था, और कश्मीर को उन्होंने जो मकबूजा कश्मीर है उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, लद्दाख यूनियन टेरिटरी और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसको फिर बाद में चैलेंज किया गया और काफ़ी अरसे से ये केस जो है भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन एकदम हमें कुछ दिन पहले पता चला कि 5 रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे थे इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने फैसला दे दिया और उन्होंने वैलिड करार दिया। उसके लिए दलील क्या दी? उन्होंने कहा कि जब ये आर्टिकल 370 को तख्लीक किया गया था, 49 में इस पे काम हुआ था, 52 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, उस वक्त सबसे बड़ा मसला ये था कि किस तरीके से शामिल किया जाए मकबूजा वादी को, कश्मीर को। और ये एक टेम्परेरी था और बाद की गवर्नमेंट्स ने जो है इसे जो है उनके ऊपर ये फर्ज था कि वो उसे रिपील करती और स्टेट इलेक्शन करवा के वहाँ पे असेंबली बनाती। अब आई डोंट नो कि वो कहना क्या चाह रहे थे, क्योंकि स्टेट के इलेक्शन तो हो रहे थे, पपेट तो वहाँ पे गवर्नमेंट्स कभी अब्दुल्ला फैमिली की, कभी मुफ्ती फैमिली की वहाँ पे इंस्टॉल होती थी। लेकिन एकदम जब ये फैसला लिया गया उसके बाद हमने देखा कि उसके एग्जैक्ट 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ था, लद्दाख का वाकया पेश आया, जहाँ पे आपको पता है कि इंडियंस को बहुत ज़्यादा सुक्की उठानी पड़ी। उनका एक फुल कर्नल समेत काफ़ी ऑफिसर्स मारे भी गए, और यहाँ तक इंडिया की सुक्की हुई कि उन्हें लाशें उठाने के लिए भी चाइनीज़ को कहना पड़ा कि आ जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, अपनी लाशें तो दरिया से उठा लो। अब चाइना की तरफ से रिएक्शन ये आया, पाकिस्तान ने भी इस फैसले को जो है रिजेक्ट किया है, चाइना ने भी रिजेक्ट किया है। लेकिन चाइना क्योंकि एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उसकी वजह यह है कि लद्दाख को वो तिब्बत का हिस्सा मानता है, और चाइना ने यही कहा है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्समैन ने स्पोक्सवुमन ने, कि जो लद्दाख का स्टेटस है वो इस फैसले से हम इसे रिजेक्ट करते हैं और उस पर हमारे मौक़िफ़ पे कोई असर नहीं पड़ा, यानी कि वो अभी भी कायम है और वो लद्दाख को अपना हिस्सा ही मान रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि कुछ धमकियां भी दी गई और कुछ दावे भी किए गए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसी दिन अमित शाह ने भारतीय लोकसभा के अंदर काफ़ी टॉन्टिंग भी की कि जो ब्लंडर किए थे नेहरू खानदान ने, उनको हम ठीक कर रहे हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है जिसके लिए हमने सर को जहमत दी है, वो कुछ बुनियादी सवालों के ऊपर है। पहला तो ये है कि इसकी इम्प्लीकेशन इंडिया के ऊपर क्या होंगी, इंडियन सियासत पे क्या होंगी। पावर्स है, उनका कंपटीशन चल रहा है, उसके ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा असर होगा। और खुद चीन और भारत के ताल्लुकात जो हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा असरात होंगे। और चाइनीज़ फॉरेन जो मिनिस्ट्री की स्पोक्स वुमेन थी, उन्होंने एक और बात की कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये पीसफुली हो। अच्छा, पीसफुली ये मसला हल हो, क्या चाइनीज़ कुछ परसीव कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। और फिर एक सबसे बड़ी बात ये कि तो क्या चाइना के लिए भी ये एक चैलेंज होगा, चाइनीज आगे रिएक्शन क्या देखेंगे। एक रिएक्शन तो हमने देख लिया कि उन्होंने लद्दाख के ऊपर पहले वो छुपे हुए अल्फाज में करते थे, अब उन्होंने खुलम खुला जो है उस पर क्लेम कर दिया है। तो सर पहले सवाल के ऊपर, सर क्या ये एक्सपेक्टेड था फैसला, या कोई उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो हक़ाइक़ को सामने रखते हुए एक सही फैसला देगी जिसके अंदर कश्मीरियों की उमंगें, क्योंकि वो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जहाँ पे कंडेम किया वहाँ पे महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला
और उस टाइप के जो भारतीयों के लिए काम करते रहे, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा अफसोस का और डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये एक्सपेक्टेड था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, इसके दो पहलू हैं। लेट्स सी द फर्स्ट कि विद इन कश्मीर उसका क्या रिस्पांस है। 75 साल से ये केस जो है ये न इस सिरे न उस सिरे, पाकिस्तान के साथ है, इंडिया के साथ है, ये इंडिपेंडेंट, ये तीन ऑप्शंस डिस्कस करते रहे और 75 साल गुजर गए। इस चीज़ को हमने अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया, जिसमें स्टेक होल्डर पाकिस्तान और मकबूज आबादी के जो मुसलमान हैं वो मेन स्टेक होल्डर्स थे। शायद बात दूसरा उसका तीसरा आंसर इंडिया में भी। तो जब इतना वक्त गुजर गया और जिस अंदाज से हमने इस मसले को हैंडल किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन या यूएन का रिएक्शन जो था वो एक सब्सिडियरी चीज़ है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके पीछे कोई फोर्स नहीं होती, इनके पीछे कोई इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म नहीं होता। वो यूएन रेजोल्यूशंस पास हो जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कंसर्न पार्टीज हैं वो खुद अपना तरीक़ाकार वज़े करती हैं, उसके हिसाब से काम करती हैं। उसको ईस्ट तैमूर को ले लीजिए, कितनी जल्दी ये मसला उठा और उसका यूएन का रेजोल्यूशन आया और अमेरिका ने उसके पीछे सपोर्ट दे के ईस्ट तैमूर को आज़ाद कर दिया, केस क्लोज अलग हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर था, ये कश्मीर का मसला गलत तरीके से हैंडल किया। जो कॉलोनियल पार्ट है, इंग्लैंड अपना ब्रिटेन जब जाते जाते उन्होंने यहाँ पर मैलाफाइड इंटेंशन के साथ ये हैंडल किया और हम इस हिस्ट्री से सारी कौम वाकिफ है कि ये किस अंदाज से ये बिल्कुल गलत एक फैसला किया गया। आपने कोशिश भी की बकौल चाइनीज के, मैं बार बार उनका चाइनीज एम्बेसडर की बात रिपीट करता हूँ, जो हमारे साथ जब जेएस हेडक्वार्टर में था बात करते, उन्होंने कहा था बड़े वजह कि जहाँ पर आपका नेशनल इंटरेस्ट आता है वहाँ पर बाकी हर चीज़ें जो है वो पीछे चली जाती है एंड यू कैन टेक एनी एक्शन टू प्रोटेक्ट योर नेशनल इंटरेस्ट। आपके सवाल का जवाब पे आ जाता हूँ, वो ये कि क्या ये एक्सपेक्टेड था उनकी सुप्रीम कोर्ट का? यस, आई एक्सपेक्टेड दिस बिकॉज देयर इज नो नथिंग एल्स। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपने गवर्नमेंट के एक्शंस को वैलिडेट करे और वो उनको लेके आगे चले। अब लद्दाख का और यूनियन स्टेट ऑफ यूनियन का अलग हो गया चाइना का। अच्छा सर, पहले जो है ना, यानी कि मेरे आपसे जितने भी सवालात होंगे वो सारे छोटे लेवल पे होंगे, रीजनल लेवल के ऊपर मैं करूंगा। ऑल्दो हम पाकिस्तान ने भी इसको रिजेक्ट किया है, चाइना ने भी रिजेक्ट किया है, लेकिन कुछ तब्दीली तो बहुत बड़ी आई है और हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर के ऊपर जब इलेक्शंस आने लगते हैं, स्टेट इलेक्शंस हो या फिर लोकसभा के इलेक्शंस हो, ख़ास तौर पे एक पैटर्न है बीजेपी का कि वो पाकिस्तान के साथ जो है ना उसकी एग्रेसिव ज़बान हो जाती है। अभी भी इलेक्शन सर पे आ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इस फैसले के बाद इंडिया दोबारा किसी किस्म की जो है एडवेंचर का सोच रहा है मोदी, ताकि उसका पॉलिटिकल फायदा जो है नेक्स्ट साल इलेक्शंस के अंदर उठा सके? बहुत वैलिड पॉइंट उठाया आपने और बहुत सोचने ये मकाम है हमारे लिए, हमारी लीडरशिप के लिए कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आप तो कर रहे हैं। यस, इंडिया इज गोइंग टू कैपिटलाइज ऑन इट। तो यहाँ पर भी आई एग्री विद यू, आपकी जो खदशात हैं कि क्या कोई एडवेंचरिज्म किया जा सकता है, यस किया जा सकता है, बिकॉज ये ऑलरेडी वो इसको इंडिकेट कर चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान को हम आज़ाद कराएंगे एंड वी आर नाउ लुकिंग टूवर्ड्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को आज़ाद करने के लिए। ये उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं। सो आई वुड शेयर योर कंसर्न कि यस हमें चाहिए, बट गौर ऑफ कॉज से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, उन पर ये लाजिम है कि वो इस मसले को सही तरीके से और सही पर्सपेक्टिव में देखें और इसके मुताबिक कार्रवाई करें। अच्छा सर, अब थोड़े से ऊपर के लेवल पे आते हैं। एक जो है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स भी चल रही है और पिछले 2 साल से खास तौर पे एक पैटर्न नजर आ रहा है कि खुद जो है ना अनार्की को फरोग दिया जा रहा है। जिस तरीके से यूरोप को मती करने के लिए, रशिया को कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन का मामला शुरू हुआ और उसमें असल बात तो यही थी कि रशिया मना कर रहा था कि मेरा जो
इन्फ्लुएंस का एरिया है, यहाँ पे नेटो ना आए ताकि मेरे लिए इनसिक्योरिटीज ना पैदा हो। जो उसका जायज भी था, लेकिन जान के ममालिक को जो है नेटो में शामिल करने की दावतें दी गई और कोशिश की गई कि रशिया इरिटेट हो। फिर रशिया को फिर मैदान रेवोल्यूशन जो 2014-15 की है, तो वो ऐसी थी कि जिसके अंदर, या कलर रेवोल्यूशंस हमने देखी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर, जो रशिया को बेसिकली प्रवोक कर रही थी, उसकी रेड लाइन को क्रॉस कर रही थी। फिर हमने देखा अभी गजा का जो मामला शुरू हुआ है, और गजा का मामला जो है वो बड़े आराम से जो है उस को रोका जा सकता है, उस एग्रेशन को जो इस वक्त यहूदी सहूनी रियासत जो है वो कर रही है। यानी कि हमें चंगेज खान की याद दिला रही है, जिस तरीके से बच्चों को हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीनों पे, सोशल मीडिया में आ रही है, लेकिन उसे रोका नहीं जा रहा, उसे प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट के उस अहम खिते के अंदर जो मैनूवरिंग रशिया की और ख़ासतौर पे चाइना की थी, उसे डिस्टर्ब करना था। और अब जो इंडिया ने फैसला लिया है, ऑब्वियसली वो भी आइसोलेशन में तो नहीं हो सकता, उसके अंदर भी होगा। तो क्या आप समझते हैं कि एक नया महाज जो है वो इस अनारकी का, वो जो है कश्मीर के अंदर खोलने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि और अमेरिका हमने देखा वेपन्स भी बेच रहा है इंडिया को, और बीका के बाद और जो 4 फाउंडेशनल मुआहदे हुए हैं उसके बाद इनकी बड़ी क्लोज जो है वो कॉपरेशन चल रही है। तो डू यू थिंक कि ये एक नया महाज खुलता आपको नजर आ रहा है सेंट्रल एशिया के लिए और इस एरिया के अंदर? देखिए, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसका आप बात कर रहे हैं, हमेशा उसके लिए हालात साजगार पैदा किए जाते हैं। आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि जो वेरियस जगहों पर डिस्टेबलाइजेशन और जो छोटे छोटे झगड़े और वॉर स्टार्ट किए जाते हैं, वो एक ओवरऑल पिक्चर के अंदर ये इनकी ज़रूरत होती है ताकि नया वर्ल्ड ऑर्डर अपने ला सकें। तो इसलिए आपकी इसमें बात में वजन मैं समझता हूँ बिल्कुल है कि जानबूझकर बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। यूक्रेन का जहाँ ताल्लुक है, आपको याद होगा जब क्यूबा में क्राइसिस जो थे, जब इन्होंने वहाँ कोशिश की थी नज़दीक जाने की अमेरिका के, तो उन्होंने बड़ा उसको सीरियस लिया था। अभी अमेरिकन एनालिस्ट है, वो कह रहे थे कि साहब मुझे इस सवाल का जवाब दे अमेरिका, क्या रशिया ने अपनी एक्सपेंशन की है कि वो डोर स्टेप तक पहुंच गए? नहीं किए। आप उसके दरवाजे पे पहुंचे तो उसको जाहिर बात है, जब आप उसके दरवाजे पे पहुंचेंगे, आप उसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में मुदाखलत करेंगे, तो उस पर जायज़ बनता है कि वो भी उसी तरह रिएक्ट करे जैसा कि आपने क्यूबन क्राइसिस में किया था। उसने बहुत वार्निंग दी आपको कि नहीं करें, लेकिन आप बाज नहीं आए, एंड ये जानबूझ के ये चीज़ आपने शुरू कर दी। अब मिडल ईस्ट का जहाँ ताल्लुक है, ये अगेन इट्स अ वेरी ओल्ड प्रॉब्लम जस्ट लाइक कश्मीर, और इसमें भी हम देखते हैं तो हम अपने ही गिरबान में अगर झांक के देखें तो इसको नजर आता है कि आपकी अपनी बहुत सारी कोताहियां थी, बहुत सारी गलतियां हैं जो आपके मुस्लिम उम्मा करती रही है, और अपनी जाती छोटे छोटे मफाद के खातिर जो आपके मुस्लिम ममलिकत की जो लीडरशिप थी, उन्होंने अपने फायदे उठाने के लिए इसको उतना उस सीरियसली नहीं लिया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से जो है दुनिया जो है, वो एक तो मल्टीपोलैरिटी की बात हो रही है, एक ये भी बात हो रही है कि दुनिया खास तौर पर ब्रिक्स के बाद जो है वो 2 हिस्सों के अंदर जो है ना वो तकसीम हो गई है। एक तरफ ग्लोबल साउथ है जो पहली दफा जो है अपनी करेंसी भी लाने की बात कर रहा है और उस लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक हमें फील हुआ है कि अमेरिकन और वेस्ट जो है ना उसके अंदर थोड़ा सा खौफ भी है। तो सर, हिस्ट्री जो है वो कार्ल मार्क्स ने कहा कि इकोनॉमिक्स इन एक्शन है। तो आप इस तमाम जो सिचुएशन के अंदर जो हालात देख रहे हैं, क्या वो खींचातानी है कि चाइना सेकंड वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमी बन चुका है? एक तरफ अमेरिका जो है वो ब्लिंकन्स की आप बड़ी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें जब वो कहता है कि बाइडेन कह रहा है कि जी जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है, जिसको मिन्नतें करके लाए थे अमेरिका के अंदर, वो एक डिक्टेटर है। तो एक चीज तो हमें नजर आ रही है कि एक तरफ नस्ल परस्ती है और दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जिनको सदियों से पीसा गया है, जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। कॉलोनाइज हुए तो यहाँ का माल लूट के यूरोप बना लिया, अपना अमेरिका बना लिया। पैसा, मेहनत, खून तो यहाँ का ही था ना। अमेरिका स्लेव्स के बगैर क्या था? ग्लोबल साउथ को आज भी उसी लेवल पे समझा जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमी जो इन एक्शन हिस्ट्री है, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से ये एक इंटेंशनल जो है एक अनार्की को हवा दी जा रही है?
all over the globe. बिल्कुल सही इकोनॉमिक्स जो है वो आजकल बड़ी मैटर करती है। और आप ये देखें कि डिस्पाइट जो एक्शन लिया चाइना ने लद्दाख में और जो है इंडिया के साथ, उनकी जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो उसी तरीके से चल रहा है, उसमें अभी तक कोई फर्क नहीं आया। चाइना का और अमेरिका का जो ट्रेड है वो भी चल रहा है डिस्पाइट बीइंग वेरी आर्क राइवल सो फार एज द सुपर पावर स्टेटस इज कंसर्न। तो इकोनॉमिक्स जो है वो बड़ा मैटर करते हैं। और आजकल को देखते हुए अमेरिकन ने जब से दे लॉस्ट गोल्ड बिहाइंड देयर करेंसी, उनके पीछे करेंसी के पीछे गोल्ड गायब कर दिया गया और पेट्रो डॉलर बना दिए गए और ब्लैक गोल्ड सो कॉल्ड उसको पीछे सपोर्ट किया गया। तो अमेरिकन ने ये तय कर लिया कि हम नोट छापते जाएंगे, क्योंकि हर एक आदमी को तेल खरीदना जो है वो डॉलर में ही है। ये आपने सऊदी अरेबिया के साथ डील कर ली। तो ये जब करने के बाद आपने अपनी करेंसी स्ट्रांग कर ली और आप सुपर पावर स्टेटस पे चले गए। अब जब भी कोई थ्रेट आता है करेंसी की के हवाले से या सुपर पावर के हवाले से, तो अमेरिकन आर वेरी गार्डेड, बड़े उस पर तैयार बैठे होते हैं। व्हाई डिड सद्दाम हुसैन लूज हिज लाइफ? बिकॉज वो उन्होंने तय किया था कि हम डॉलर के बजाय किसी और करेंसी में भी हम कर सकते हैं। वो कजाफी के साथ भी यही मसला था, वेनेजुएला के साथ भी यही मसला था कि जहां पर भी ये उनकी करेंसी के पीछे से ये हटता है तेल का सिलसिला तिजारत का, तो वहां पर ये दे गो टू एनी एक्सटेंट। यहाँ पर भी आप ये देखिएगा कि जो तेल का कारोबार है विच इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इकोनॉमी, उसके ऊपर ये सारा दारोमदार है। और ये जो तमाम जो मुख्तलिफ छोटे मोटे और बड़े बड़े डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं दुनिया में, उसका बेसिक मोटिव भी यही है कि अमेरिका डज नॉट फील कंफर्टेबल ये आपके ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाए या बाईपोलर वर्ल्ड बन जाए। दे विल ट्राई टू सेव इट टू देयर बेस्ट एबिलिटी। जो भी हो सकता है वो उसको लगाएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। सर उसमें जो है ये ब्रिक्स के अंदर भी हमने देखा सऊदी अरब उसमें आ चुका है। और उससे पहले पिछले साल जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए थे दिसंबर 2022 के अंदर, तो वहां भी रंबीडी, अब वो बात कर रहे हैं कि पहले पेट्रो डॉलर की बात होती थी, अब पेट्रो रंबीडी की तरफ सऊदी अरब मुआहदा कर चुका है, जिसका काफी तकलीफ है। और यही वजह कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे आने की, इस गजा के को बहाना बना के अमेरिका कोशिश कर रहा है कि दोबारा अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर सके। लेकिन चाइना काफी कुछ स्कोर भी कर चुका है, खासतौर पे जो रिप्रोचमेंट है कि दुनिया बड़ी स्पीड के ऊपर जो है ना अनार्की की तरफ बढ़ रही है। इस वक्त वही सिचुएशन है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले थी कि ब्रिटेन जो है उसको टफ टाइम देना शुरू कर दिया था जर्मनी ने, और उस इकॉनमी जो है जर्मनी की ऊपर आ रही थी, जिसकी वजह से ये तमाम गेम खेली गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। और आपको पता है करोड़ों आज अमेरिकन और वेस्टर्न जो हेजेमनी है उसको, जो ईस्ट है जहां से सूरज निकलता है, यानी कि चीन हो गया, हमारा एरिया हो गया, एशिया हो गया, वो दोबारा जो है अपने अरूज की तरफ आ रहा है। और कैसे हो सकता है कि वो ग्लोबल साउथ, वो गरीब ममालिक आज जो है वो अपने उन आकाओं के मुकाबले में आके उनको दे सकें। चाइना और रशिया ये कर रहे हैं ना। ब्रिक्स का मकसद क्या है? ब्रिक्स क्यों कामयाब हो रही है, क्यों धड़ाधड़ ममालिक इसमें आना शुरू हो रहे हैं? कि ताकि हम उस हेजेमनी को खत्म करें और दुनिया एक आज़ादी की तरफ जाए। कश्मीर के ऊपर जो ये फैसला लिया गया, इसके भी दूररस जो हैं नताइज होंगे। एक तो ये है कि पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की, कोई ड्रामा करने की कोशिश करेगी मोदी सरकार, लेकिन इस दफा भी मार खाएगी, क्योंकि इस वक्त जो मफादात हैं चाइना और पाकिस्तान के, खासतौर पर कश्मीर के ऊपर, वो इसको होने नहीं देंगे। लेकिन अब इंडियंस खुद इस बात पे बात कर रहे हैं कि कोई ड्रामा हो सकता है इलेक्शन से पहले, जिसे कैश करवाने की कोशिश की जाए। इसी तरीके से अमेरिका की ये ख्वाहिश होगी कि इसके बाद टेंशन्स बरकरार रहें लद्दाख के और LAC के ऊपर, इंडिया और चाइना के दरमियान, जिसमें वो हल्का हल्का ब्लीड करे, चाइनीज का पैसा लगाए। दो फायदे होंगे, इंडिया वेपन्स खरीदेगा, इकॉनमी के अंदर बेहतरी आएगी, क्योंकि डूबती हुई इकॉनमी को अमेरिकन को बहुत फायदा दिया था यूक्रेन ने। हम तो ये देख रहे हैं ना, हम पीछे नहीं देख रहे कि अमेरिकन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने कितना कमाया उस अरसे के अंदर यूक्रेन वॉर के अंदर, कि यूरोप मजबूर हो गया वेपन्स खरीदने के लिए।
फिर खरीद के वो यूक्रेन को भी दे रहे हैं, अपने डिफेंस के लिए भी करें। इसी तरीके से यहाँ भी कमाई हो और दूसरा चाइना को फंसाया जाए, ताकि उसकी जो वो एक ब्लिट्सक्रिग, मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक ब्लिट्सक्रिग जो है, जिस तरीके से उसने फतह किया है मिडल ईस्ट के अंदर, अपने आप को मनवाया है एज अ सॉफ्ट पावर, और अब जो है अफ्रीका के अंदर वो आया है, उसे रोका जा सके। हमारे लिए ये है कि हमें हमेशा, आप कामयाब तब होते हैं, एक तो आप जब कंसिस्टेंट होते हैं, दूसरा आपको अपनी डायरेक्शन का पता हो। हमें अपनी डायरेक्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कश्मीर कल भी हमारा था, कश्मीर आज भी हमारा है और कल भी हमारा होगा। अपना ख्याल रखिए। मुझे और सर अदीब को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Support Strategic Analysis Group by subscribing the channel and liking the videos